नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को कोई है जो हमेशा ही इस दिन को जाना जाता है। मूर्ख दिवस बोला जाता है तो इसकी याद आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान से भी खबर आई मूर्ख दिन के वाले दिन कि भाई इमरान खान को नोबेल प्राइज मिलने वाला है, वो भी नॉमिनेट हो गया है। लेकिन ये 2 तो पप्पू है, इनके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने एक और खेल खेल दिया। यानी कि इस मूर्ख के बारे में मार्च करने की बजाय मूर्ख डे वाले दिन, अप्रैल फूल वाले दिन, उन्होंने एक और शोषा छोड़ दिया। शोषा ये था कि मोदी जी रिटायर करने वाले हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे भी दिया है। ये भी अनाउंसमेंट आ गई कि जी संजय रावत जो बोल रहे हैं और बड़े-बड़े उन्होंने क्लेम कर दिए कि जो आरएसएस और मोदी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर क्लोज़ डोर्स के अंदर मोदी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। अब मैंने बोला यार ये सच्चाई है, नहीं है? उमेश जी से पूछते हैं। मैंने वैसे मंजरी जी को कोशिश करी थी लेकिन उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है। सो 2 शब्द उनके लिए लिख देना कि गेट वेल सून। उमेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। सर ये संजय रावत जिसको कांग्रेस ने आजकल पाल के रखा है, पट्टा डाला हुआ गले में, वो बोल रहा था कि मोदी जी ने रिटायरमेंट ले ली और ये दिया भी स्टेटमेंट उन्होंने अप्रैल 1 वाले दिन है। इसके पीछे सच्चाई क्या है और क्या मोदी रिटायर करने वाले हैं? देखिए सर, जिसको भी एक रिटायरमेंट तो सबको एक दिन लेना ही है। पर मैं आपको ये पूछता हूँ कि भारत जिस हिसाब से आज जो जियोपॉलिटिकल स्थिति में है, वहाँ पे मोदी जी को हटना चाहिए क्या नहीं हटना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरे पास प्रश्न बहुत है, जैसे आपने प्रश्न किए ना, मेरे पास इस प्रश्न के इतने सारे प्रश्न हैं कि आप उसका जवाब दे दीजिए। सबसे पहले चलिए। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना तीनों तरीके से हम घिरे हुए हैं। 4000 किलोमीटर पाकिस्तान का, 4000 किलोमीटर चाइना का, 4000 किलोमीटर बांग्लादेश का, 12000 किलोमीटर की बॉर्डर हमारी आज डिफेंस हमको करनी ज़रूरी है, ठीक है? और इसी दौरान हमने देखा है कि बॉर्डर के ऊपर डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? और आपको ये भी मालूम है कि कल मोहम्मद यूनुस ने चीन की गोद में जाके बैठ गया है और वो बोल दिया कि 7 सिस्टर्स का एक ही रहनुमा है इस वर्ल्ड में, वो बांग्लादेश है। और इस दौरान जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, जिसमें आज हमने देखा कि ताइवान के ऊपर चाइना ने अनसर्कलिंग चालू कर दी है। उन्होंने अपना कैरियर-वैरियर सब डाल दिया उधर। प्लेन उड़ा दिए, मतलब सब जगह से वो मैन्यूवर्स कर रहे हैं, जो भी मिलिट्री मैन्यूवर्स कर रहे हैं। और विश्व में जिस हिसाब से स्थितियाँ चेंज होती जा रही हैं, एवरी डे, ऐसा कोई लीडर है क्या जो मोदी जी को आज रिप्लेस कर सकता है? ऐसा कोई दमदार नेता है? देखिए नॉर्मल टाइम रहे ना तो कोई भी आए तो चलेगा। राहुल गांधी क्या है, उसका बेटा भी आ जाएगा, पप्पू डबल पप्पू भी आ जाएगा तो चलेगा। बट इस दौरान जहाँ पे आपके ऊपर सिविलाइजेशनल वॉर चल रहा है, आपके ऊपर रेजिम चेंज ऑपरेशन चल रहा है, जब से आपने 2019 में आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया, उस दिन से आपके ऊपर वॉरफेयर चालू हो चुका है। और हमने देखा कि शाहीन बाग, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट, टूल किट, अदानी, ना जाने क्या नहीं हुआ इधर। प्राइम मिनिस्टर की जान पे भी हमला हो चुका है एक बार। उनको भी एक तरह से एक बार सिक्योरिटी नहीं मिली। वो तो एक अच्छी चीज़ है कि उनकी किस्मत अच्छी है। एंड इसके अंदर आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर कोई दूसरा नेता, कद्दावर नेता है? चलो नेशनल लेवल पे बहुत सारे होंगे। वो सब लोग ये बोलेंगे कि कोई भी सीख के नहीं आता है। मानता हूँ, बट उस समय नॉर्मल चीज़ें थी। अभी क्या है, अबनॉर्मल चीज़ें हैं। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ट्रांज़िशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और क्रिटिकल है। और ये थर्ड जो टर्म है, इट इज़ अ क्रिटिकल टर्म। सेकंड टर्म में तो काम ही नहीं करने दिया कोविड ने और वो प्रोटेस्ट ने। आपने देखा है कि 2019 अगस्त 2019 के बाद गवर्नमेंट कभी काम कर पाई? उनको हमेशा बैक फुट पे रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान बात करना अबाउट अ लीडरशिप चेंज एक तरह से खुद ही एक तरह से देशद्रोह है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में talking about a leadership change during 2025 when we have so many security problems, geopolitical problems और उसको चैलेंज कर रहे हैं और उसको जवाब दे रहे हैं,
और उनका रहना इस वक़्त ज़रूरी है। आज मुझे ये बताइए, चलिए सब लोग बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस है, योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, बीजेपी में बहुत सारे कद्दावर नेता हैं। क्या कोई भी नेता व्लादिमीर पुतिन से तो उसकी दोस्ती कैसी है? उसकी क्या दोस्ती डोनाल्ड ट्रम्प से अच्छी है? क्या उसकी दोस्ती बेंजामिन नेतन्याहू से अच्छी है? मोहम्मद बिन सलमान से अच्छी है? हमारे प्रधानमंत्री को 16 से 17 अवार्ड मिला है, ऑनर, और उसमें मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स गल्फ की कंट्रीज ने दिया है। उनके कितने कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स है, हेड ऑफ द स्टेट है, एक हेड ऑफ द स्टेट ने तो उनके पाँव भी छू लिए थे। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है कौन है। और उन्होंने इतनी कंट्रीज को, मतलब मैं जानता हूँ कि जिस आपने जिस हिसाब से बोला है, ग्लोबली इंडियन पासपोर्ट को वेटेज मिला है, एक सम्मान मिला है। चलिए मैं मानता हूँ दूसरा भी आदमी आएगा, ऐसा नहीं है कि भारत में डर्ट ऑफ टैलेंट है। बट मोदी जी के ऑरा के बराबर कोई है क्या? जिसमें अभी वो हेल एंड हार्टी है, 20 घंटे आज भी काम कर रहे हैं, 75 ईयर्स के। तो रिटायरमेंट की बात कौन करता है? चलिए उन्होंने रूल बनाया था उस समय, सुनिए, सुनिए, 1 मिनट रुकिए, आप मेरे को टोकिए मत। उस समय बनाया था 2014 में। उस समय नॉट ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। पार्टी का रूल था, ठीक है, उन्होंने बना दिया। बट दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, और इस टाइम पे बात करना ही एक देशद्रोह की बात है, मेरा मानना है। अगर भागवत जी करे या कोई भी करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेशन इज़ नहीं सर, इम्पोर्टेंट बस। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये कांग्रेस को लगी है कि मोदी जी रिटायर कर जाएं। रीजन ये है कि उनको मालूम है कि अगर मोदी रहे तो पप्पू का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है कि वो नहीं बनेगा। इसलिए एक हैंडल के थ्रू, बल्कि वही एक कुत्ता पाल के रखा है संजय राउत जैसा, उसके थ्रू बुला दिया कि जी वो तो रिटायरमेंट ले लिया। क्योंकि आप सोच के देखिए, रिटायरमेंट का इस्तीफा दे दिया है क्लोज डोर्स के अंदर आरएसएस के ऑफिस पे। लेकिन जो बीजेपी है उसकी तरफ से भी आ गया। जो फडणवीस है उन्होंने बोल दिया कि मोदी जी हमारे फादर फिगर की तरह है और कोई भी रिटायरमेंट की बात नहीं हुई है। और मैं जो पिछले 15-20 साल से मोदी जी को फॉलो भी कर रहा हूँ। मोदी जी की एक चीज है कि जो चीज शुरू करते हैं उसे खत्म किए बिना वो आगे मूव नहीं करते। एक मुद्दा है, एक नहीं कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस के टाइम पर बनाए हुए थे। वक्फ बोर्ड का बिल कल आने वाला है। जब तक ये नासूर खत्म नहीं होता, पाकिस्तान खत्म नहीं होता, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और एंड आई रियली स्टैंड विद योर स्टेटमेंट कि इस वक्त मोदी इज द सॉल्यूशन। मैं कई बार मैंने खुद वीडियोस बनाई है कि योगी जी वो काम कर सकते हैं जो मोदी जी ने नहीं किया देश के अंदर। अभी कल वक्फ बोर्ड आने वाला है, उसका बिल आने वाला है, उसकी अमेंडमेंट्स की बातें होनी होंगी और पूरे देश में उसके खिलाफ एक आंदोलन करवाने की, शाहीन बाग करवाने की, आग लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इंटरनेशनल फोर्सेस से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। और मोदी जी मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा करने देंगे। पूरा इंतजाम कर दिया गया है, डंडों की बौछार अच्छी तरह से इनके ऊपर की जाएगी। इन जिहादियों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। अगर सौगात मोदी दिया है तो अब जो डंडे डंडे और मोदी जो है वो भी इनके ऊपर लगने वाले हैं। बट सवाल वही है कि इतना डर मोदी से कांग्रेस को, ऑपोजिशन को, डीप स्टेट को क्यों है कि हर आदमी ये चाहता है कि मोदी जी रिटायर कर जाएं और उसके बाद रास्ता साफ। सर एक और एक चीज़ है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें सौगात मोदी के ऊपर कुछ उनको एक विशेष समुदाय को पूछा जा रहा था कि आप कैसे सोचते हैं? उसमें एक टिप्पणी है कि मोदी तो बूढ़े हो रहे हैं, कब चले जाएँ भरोसा नहीं है। मैं तो आज बोलता हूँ डेथ इज़ इनेविटेबल, सबको जाना है, ठीक है? पर आज की डेट में जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री 18 से 20 घंटे काम करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि अगले 10-15 साल में भी वो कहीं जाने वाले हैं। क्योंकि वो चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपने जिस जेंटलमैन की बात की है, उनकी तो हालत, उनकी खुद की पार्टी में उनकी इज़्ज़त नहीं है। तो एक तरह से उनकी बात को तवज्जो देना ही मूर्खता है। और आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड है और अदर बिल्स है जो आने वाले हैं, तो जैसे होना है वैसा होगा। और इस टाइम पे आपने योगी जी का नाम भी लिया और बहुत राइट विंगर्स बोलते हैं कि योगी जी कर सकते हैं, सब कुछ बढ़िया है। योगी जी ने बहुत अच्छा मैनेज किया है। 65 करोड़ महाकुंभ के अंदर श्रद्धालु आए थे, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, ठीक है, वेरी गुड। बट आप सोचिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता तो क्या योगी जी मैनेज कर पाते? जो तो पीएलआई स्कीम, 1 सेकंड, पीएलआई स्कीम जो लेके आई है, डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो यूपी में किसने डाले हैं?
इतनी सारी इंडस्ट्रीज यूपी में क्यों आई है पीएलआई स्कीम में? वो पीएलआई स्कीम किसने चालू की है? और ये सब इंडस्ट्रीज गुजरात क्यों नहीं गई है? मेरे को ये बताइए। सीधा पूछ रहा हूँ ना मैं। आज हम यूपी के अंदर डिफेंस कॉरिडोर 14 डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं सर। गुजरात में एक भी कॉरिडोर गया क्या? मैं योगी जी को मैं अपोज नहीं कर रहा हूं, पर इस टाइम पे जो लोग योगी जी का नाम प्रॉप अप कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को मालूम है क्या करना। गवर्नेंस में वो बैठे हैं, उनको इंटरनेशनल रिलेशन में उनको जवाब देना पड़ता है। सर सौगातें मोदी सब देना पड़ेगा सर, एक तरह से ऑप्टिक्स है। कोई उनके ऊपर जब आपने देखा कि उनको काम नहीं किया करने दिया गया 2019 से, तो अब वो लोग क्या है एक स्टेप आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। देखो हमने इनको सौगातें मोदी भी दी, हमने इनको रिफॉर्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सर ये सब ऑप्टिक्स के लिए जरूरी होता है। वी फुली आपको अंडरस्टैंड। और तभी और मैं एक बोल और रहा एक हूँ। और एक चीज सर, योगी जी आएंगे जब मोदी जी को लगेगा योगी जी का टाइम आएगा, वो पक्का आएंगे। मोदी जी 12 साल रहे एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। योगी जी को तो बने हुए 7 साल ही हुए हैं। और आज यूपी में जो अगर योगी जी यूपी में है तब यूपी आपके हाथ में है, दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता है सर यूपी में। और जब योगी जी ने खुद बोल दिया कि अगर मुझे लखनऊ छोड़ना पड़ेगा तो मैं सीधा अपने मठ चले जाऊंगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन कहाँ है सर? कंफ्यूजन तो सब लोग बना के रखे हैं, इसमें कौन बना रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई लोग कांग्रेस के जो प्रोपेगेंडा चैनल है वो कर रहे हैं या आरएसएस के कुछ नेता बयानबाजी कर रहे हैं। ना ना क्या ना, उनको कोई कंफ्यूजन सर, मैं कहीं कंफ्यूजन नहीं है। मैं ये जो आदमी मैं जो परमानेंटली कंफ्यूज है, मूर्ख दिवस इसी के नाम पे बनाया जाता है। ये और जो संजय रावत है, ये दोनों ने मिलकर एक खेल खेला कि भाई कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए पूरे सनातनियों के दिमाग में, पूरे देश के अंदर, कि मोदी जी रिटायर कर चुके हैं, आरएसएस के पास इस्तीफा आ चुका है, अब इनके अंदर खलबली मच जाएगी। खलबली इनके खुद के खेमे में मची हुई है कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसको रखना है, देश में आग कैसे लगानी है, बीजेपी की गवर्नमेंट को गिरवाना कैसे है, इनके एजेंडा को चलने कैसे नहीं देना, और डीप स्टेट का एजेंडा वो कैसे इंप्लीमेंट करना है इस देश के टुकड़े करने के लिए। अभी आप देखिए सर, मुझे एक चीज बताइए, मोहम्मद यूनुस चाइना आता है और बोलता है कि 7 सिस्टर्स जो है वो तो मैं ही कंट्रोल करने वाला हूं, आप मेरी हेल्प कीजिए। सर इसके ऊपर ऑपोजिशन किसी के लीडर के भी कोई बयान नहीं आया सिवाय बीजेपी के लीडर्स के। और आप सोच कर देखिए, ये अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, और नेशनलिस्ट लीडर नहीं, इंटरनेशनल लीडर को ये बोल दिया उन्होंने कि ये रिटायर कर दिया। ये है इनका नेशनलिज्म। सर इनका एक ही चीज है, आपकी बात सही है पर ये बातें जो होती है बीजेपी उसको काउंटर क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बीजेपी के अंदर भी है। बीजेपी इज नॉट प्रोजेक्टिंग, मतलब बीजेपी एंड आरएसएस आर नॉट प्रोजेक्टिंग एन यूनाइटेड फ्रंट। आज भी स्टेटमेंट्स आते हैं आरएसएस के लीडर्स के। मेरी बात सुनिए सर, आप भले माने नहीं माने वो आपकी मर्जी है, बट मेरा नहीं जो सर, मानना है सर, देखिए ठीक है मैं आपको दो फडणवीस स्टेटमेंट सर मैं आपको फडणवीस दो बहुत स्टेटमेंट बड़े और लीडर बता है। दूंगा। 1 सेकेंड सर, मैं आपको 2 स्टेटमेंट और बता दूंगा जिसमें आरएसएस लीडर्स ने ऐसी ऐसी बातें की हैं जिससे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो। संघ जो बात करता है राष्ट्र निर्माण की, चरित्र निर्माण की, अनुशासन की, तो क्या ये संघ के लीडर्स के ऊपर लागू नहीं होता है कि वो मीडिया में जाके स्टेटमेंट देते हैं? मैं जब संघ को बोलता हूँ इतने अच्छे काम करते हो आप, इतना लोग देश के लिए काम करते हो, तब वो बोलते हैं हम पब्लिसिटी में भरोसा नहीं रखते, पर स्टेटमेंट के लिए उनको मीडिया जरूर चाहिए कंफ्यूजन फैलाने के लिए। सर जो है वो बात करिए। मैं 1 सेकेंड उमेश जी, आप उमेश जी, मुद्दा हम्म, आज आरएसएस का कुछ नहीं था। आज मुद्दा एक ही है कि मोदी जी आरएसएस के कार्यकाल में गए, उनके कार्यकर्ताओं से मिले, मानता हूँ। वहां पर गर्मजोशी हमने भागवत जी के बीच में और मोदी जी के बीच में देखी। उन्होंने अपने काम भी सुनाए कि मैंने कौन से काम किए हैं और कौन से काम हम करने वाले हैं, और आरएसएस और बीजेपी के दोनों मिलकर हमने क्या क्या निर्माण किया है, भारत का एक निर्माण का एक इमेज रखा है जो हमने क्रिएट करना है। आरएसएस और बीजेपी में कोई लड़ाई नहीं है। ये अच्छा जो है नहीं है? प्रोपागेंडा है, प्रोपागेंडा जो है, बढ़िया। ये प्रोपागेंडा ऑपोजिशन पार्टीज अगर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं तो उसको पर्दाफाश करने के लिए ही
आज हम बैठे हैं यहाँ पर कि ये सभी लोग चाहते हैं कि बीजेपी और मोदी के बीच में लड़ाई हो या मोदी जी रिटायर कर जाएं ताकि इनके रास्ते साफ हो जाए एंटी इंडिया पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। कांग्रेस का जो मंसूबा है वो आज मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो बहुत अच्छा दोस्त है राहुल गांधी का, वो पूरा कर रहा है कि चाइना को बोल दिया कि आपको राहुल गांधी ने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश लिखकर दिया है, आपको दिया, मैं तो आपको पूरी की पूरी 7 की 7 स्टेट्स आपके नाम करने वाला हूं जैसे कि उसके बाप की जागीर है। क्योंकि जितने भी मोहम्मद नाम के लोग होते हैं उनको ये लगता है कि पूरी दुनिया ही इनकी जागीर है। बट इन पप्पुओं को भी पता नहीं है कि ऐसे मोहम्मदों को हम जूती के नीचे रखते हैं। जैसे मोहम्मद यूनुस था, इसको भी करेंगे। मूजो भी हमारे पैरों में लौटता हुआ आया था और उसके बाद लात मार के वापस भेज भी दिया। अब आगे आएंगे ये जब जो देश के अंदर मोहम्मद है, ये सारे जो कल को सड़कों पे आने की सोच रहे हैं, कल इनके भी तशरीफों के ऊपर अच्छी तरह से ठोक बुझा के इनको घर भेजा जाएगा। ये ऐसे इनको फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा और इसीलिए ये संजय रावत हो गए, ऑपोजिशन हो गया, ये लगे हैं कि मोदी जी रिटायर कर जाए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। जबकि ये देखिए इसके पीछे सच्चाई 0% है। ना बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है, ना आरएसएस की तरफ से है। संजय रावत एक भौंकू है, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। इसलिए कई बार होता है कि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चुप करके गुजर जाता है, हर हमेशा आवाज निकाल के वो जवाब नहीं देता है। और जिस दिन हाथी को सर जिस दिन हाथी को गुस्सा आता है, उस दिन उन्हीं कुत्तों को पकड़ पकड़ कर इतनी दूर फेंकता है कि कोई जाता है असम की जेल में, कोई तिहाड़ से निकालकर उनको यूपी की आगरा की जेल में भेजा जाता है और फिर उनके बाद वापस बाहर निकाला नहीं जाता। तो आप समझ सकते हैं मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूं और ये लोग भी वहीं पर आपको पाए जाएंगे बहुत ही जल्द। सो देयर इज नो ट्रुथ इन मोदी रिटायरिंग। ये प्रोपोगेंडा कांग्रेस ने शुरू किया भोंकू के थ्रू और मीडिया उसको उछाल रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, कहर मच गया है। कुछ भी ऐसा ना हुआ है ना ही होने वाला है बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम फॉर मोदी टू रिटायर। और सर एक और एक चीज है सर, 1965 में भी हमने एक प्रधानमंत्री खोया था, लाल बहादुर शास्त्री जी। वो देश के लिए काम कर रहे थे। तो एक तरह से अनदर शास्त्री मोमेंट है ये। पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट मोदी जी रिटायरमेंट, वो सिमिलर सिचुएशन है जब भारत क्रॉस रोड पे था और उस समय अगर शास्त्री जी रहते तो भारत की प्रगति होती। और आप सोचिए उसी समय उनको उनकी जो मृत्यु हुई है उसके ऊपर भी लोग बोलते हैं हत्या हुई है और इसमें इंटरनेशनल साजिश भी इन्वॉल्व है और उनकी पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व है। तो सर देश का जब बात होता है तो हमें सारे दृष्टिकोण देखने पड़ते हैं। ऐसा देश से बड़ा कुछ नहीं है। और आज की टाइम में whoever is speaking about मोदी जी रिटायरमेंट इज अ नेशनल ट्रेटर। मेरा यही मानना है। बाकी मैं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, भले वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी चीज हो। लेट अस मेक इट वेरी क्लियर। बस मैं इतना ही बोलूंगा सर। जय सिया राम। nobody is talking of retirement in BJP or RSS for Modi ji except the भोंकूस of this country. So इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, इनका टाइम आने वाला है, चिंता मत कीजिए। जय सिया राम सर।